सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व अकेडमी में। दोस्तों, आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर का जो राजन सीरीज है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा आज की क्लास में। बहुविकल्पी अति लघुत्तरीय पहले ही मैं करा चुका था और लघुत्तरीय प्रश्न जो बचे थे आपके वो आज की क्लास में जो है पूरा समाप्त हो जाने वाले हैं। प्रश्न संख्या 80 तक है आपका, 69 तक मैं पिछले ही क्लास में करा चुका था आपका, और यहाँ पे आज की क्लास में आपका पूरा कंप्लीट हो जाने वाला है। ठीक, तो चलिए देखिए, बिल्कुल ध्यान से इस क्लास को देखिएगा और आप लोग बहुत ही बधाई के पात्र हैं कि यहाँ तक आप लोग पहुंचे हैं सभी क्लासेस को अटेंड करते हुए, और आपकी प्रैक्टिस अब कैसी हो गई है पूरे राजन सीरीज को सॉल्व करने के बाद। कुछ कॉन्फिडेंस आप लोग को मिला है या नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइए। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में, ग्रुपों में, सभी में शेयर कर दीजिए ताकि पता चल जाए सभी को कि इस पूरे राजन सीरीज का, जो आपकी नई राजन सीरीज है, इसका पूरा सॉल्यूशन, एक एक प्रश्न बिल्कुल सही ढंग से कम समय में सभी लोग यहां से टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल से पूरा अपना सॉल्यूशन जो है देख सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को बहुत अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे चीजों को। अब हम आगे बढ़ेंगे आज की क्लास में। देखिए, प्रश्न संख्या 70 है, एक घनाभ की माप 98 सेंटीमीटर गुणे 42 सेंटीमीटर गुणे 18 सेंटीमीटर है, इसके आयतन के बराबर आयतन वाले घन की भुजा ज्ञात कीजिए। अब एक घनाभ की बात की जा रही है, यहाँ पे घनाभ का माप आपको दिया हुआ है, घनाभ का माप दिया हुआ है और उसके बाद पूछ रहा है कि इसी घनाभ के आयतन के बराबर कोई एक घन है तो उसकी भुजा बताइए। 98 गुणे 42 गुणे 18 ये दिया गया है। इसका मतलब क्या है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दी गई है, तो यहां से हम घनाभ का आयतन निकाल सकते हैं। घनाभ का आयतन कितना हो जाएगा, घनाभ का आयतन यही हो जाएगा 18 गुणे 42 गुणे 98। ठीक, अब इसके बाद देखिए, हम लोग बोल रहा है यहाँ पे कि जो घनाभ का आयतन है, घनाभ का आयतन, या यहीं पे लिख दीजिए जो इसके आयतन के बराबर आयतन वाले घन की भुजा, यानी कि घन का आयतन अगर पूछा जाए, घन का आयतन, तो ये हम बता सकते हैं कि ये जो घन का आयतन होगा वह बराबर किसके होगा, घनाभ के आयतन के, घनाभ के आयतन के बराबर होगा घन का आयतन। और घनाभ का आयतन कितना है, 18 गुणे 42 और गुणे 98। और घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, भुजा का 3 बार गुणा, यानी अगर भुजा ए है तो ए का क्यूब। अब यहाँ पे देखिए, ए का क्यूब आ रहा है और अगर हमको ए निकालना है तो इसका क्यूब रूट हमको निकालना पड़ेगा 18 गुणे 42। अब देखिए, इसको लिख क्या सकते हैं, इसको हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखने का प्रयास करते हैं। तो 18 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3, क्योंकि ये होता है 2 त्रिक 6, 6 त्रिक 18, और 42 को लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 7। और 98 को अगर लिखना चाहें तो 2 गुणे 49, और 49 को लिख सकते हैं 7 गुणे 7। अब देखिए, ए क्यूब बराबर कितना हो गया, देखिए 2 का कितनी बार गुणा है, 2 का 3 बार गुणा, तो 2 के घाते 3, 3 का कितनी बार गुणा है, 3 बार गुणा है, और 7 का कितना बार गुणा है, 3 बार गुणा है। तो यहां से a बराबर लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 7। सबकी जो 3 घात सबके ऊपर है तो क्यूब रूट लेंगे तो तीनों का घात जो है हट जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 6 और 6 7 42। तो a का मान कितना आ गया, 42, और सेंटीमीटर में दिया है तो ये सेंटीमीटर में आएगा 42 सेंटीमीटर, जो घन की भुजा होगी, जो इस घनाभ के आयतन के बराबर घन बनेगा, उसका जो भुजा होगा वह कितना होगा, 42 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 71 है, नीचे दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है और AOB व्यास है,
यहाँ पे आपको एक वृत्त दिया गया है जिसमें O जो है वृत्त का केंद्र है और AOB क्या है, व्यास है, केंद्र से होके जाने वाली जीवा। और पर बिंदु C और D इस प्रकार हैं, इस पे वृत्त पे बिंदु C और D इस प्रकार है कि कोण CAB 30 अंश और कोण ABD 40 अंश। तो कोण CAD इस पूरे कोण का मान और कोण CBD इस पूरे कोण का मान आपको निकालना है। देखिए ऐसा प्रश्न हम पहले ही एक कर चुके हैं और आप लोग को अब तक समझ में आ गया होगा कैसे करना है, बहुत ही आसान है। मैंने आपको बताया कि अर्धवृत्त में बना कोण जो होता है वह समकोण होता है। ए बी क्या है, आपका व्यास है, तो इस व्यास द्वारा कहीं भी अगर परिधि पे कोण बन रहा है, अर्धवृत्त में कोई भी कोण बन रहा है, तो ये कोण कितने अंश का होगा, ये कोण होगा 90 अंश का। ठीक, तो आपका कोण ACB 90 अंश का हो जाएगा और इसी तरीके से इसी AB के द्वारा इधर नीचे वाले अर्धवृत्त में ये कोण बन रहा है, तो ये भी कोण कितने अंश का होगा, 90 अंश का। अब ऊपर वाला त्रिभुज देखिए ABC, ये जो त्रिभुज है इसमें ये कोण 30 अंश, ये 90 अंश का, यानी 120 हो चुका है, 180 कुल होता है। तो ये जो बचा हुआ कोण है ये वाला, तो ये कितने अंश का हो जाएगा, 60 अंश का। ठीक, 60 अंश का हो गया। इसी तरीके से नीचे ये देखिए 40 अंश, ये 90 अंश, तो ये वाला कोण कितने अंश का हो जाएगा, 130, ये हो जाएगा 50 अंश का। ठीक, अब आपसे इस पूरे कोण का मान पूछ रहा है, तो ये 30 और 50 को जोड़ लीजिए तो आपको कोण CAD मिल जाएगा कितना, 30 धन 50 यानी कि 80 अंश। और कोण CBD की बात की जाए तो ये कोण कितना हो जाएगा, 60 और 40, ये हो जाएगा आपका 100 अंश। ठीक, अब आप लिख सकते हो जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं, पहले आप दिखा दीजिएगा कि ये दोनों कोण 90 अंश के होंगे, फिर उसके बाद ऊपर वाला त्रिभुज ले लीजिएगा, तीनों अंतःकोणों का योग दिखा करके इस कोण का मान निकाल लीजिएगा, फिर नीचे वाले त्रिभुज में आप इस कोण का मान निकाल लेंगे, क्योंकि ये 90 पता चल गया था, ये 40, तो ये आप निकाल लोगे और उसके बाद फिर आप दिखा दोगे कि ये जो है इन दोनों कोणों का योग होगा और ये जो होगा ये इन दोनों कोणों का योग होगा। तो इस तरीके से ये बहुत ही आसानी से आपका प्रश्न जो है हल हो गया। और 2 बार आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, 20 में भी पूछा गया, 21 में भी पूछा गया, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न, ऐसा प्रश्न आपके परीक्षा में जरूर से ही पूछा जाएगा, मतलब वृत्त के किसी ना किसी प्रमेय में कुछ ना कुछ यूज होगा, कुछ नहीं तो चक्रीय चतुर्भुज यूज हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से अब आप समझ पा रहे होंगे सारी चीजें। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 72। 2 अंकों की एक संख्या का योग 12 है। 2 अंकों की एक संख्या है, ठीक, जैसे आप कोई भी संख्या मान लीजिए, जैसे 53 एक संख्या है, तो 53 में 5 और 3 जोड़ेंगे 8 आएगा। तो इसी तरीके से कोई संख्या है जिसके अंकों का, 2 अंकों की संख्या है जिसके 2 अंकों को अगर जोड़ा जाए तो उसका योग 12 है। यदि उस संख्या में 36 घटा दिया जाए तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे 53 का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, 53 में से कुछ घटा देंगे तो 35 पहुंच सकता है ना, तो अंक जो है बदल गए ना। तो इसी तरीके से बोल रहा है कि जो संख्या का योग 12 है और अगर 36 घटा दिया जाता है तो संख्या का स्थान जो है, संख्याओं का स्थान वह आपस में बदल जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये हमने मान लिया, माना इकाई का अंक x है और दहाई का अंक जो है वह y है, ये हमने मान लिया। अब इसके बाद देखिए क्या संख्या अगर हम लोग देखें तो संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या का जो मान हो जाएगा इकाई का अंक। देखिए संख्या कैसे बनती है, 53 कैसे बना है ये सोचिए आप। तो 53 बना है दहाई के, जो दहाई का अंक है उसमें 10 का गुणा करके और इकाई के अंक में 1 का गुणा करके, यानी कि 50 धन 3 53, इस तरीके से ये 53 बना है। तो इसी तरीके से यहाँ पे 10 का गुणा हो जाएगा दहाई के अंक y में और धन x में गुणा हो जाएगा 1 का, यानी कि संख्या जो हमारी हो जाएगी, संख्या हो जाएगी वह 10y
प्लस एक्स, ये हमारी संख्या हो जाएगी। अब एक बात और बताया है यहाँ पे कि दोनों अंकों का योग कितना है, 12 है, तो x प्लस वाई बराबर 12, ये हमको पता है और ये हमारा पहला समीकरण हो जाएगा। और संख्या का मान हमको पता है, संख्या कितनी है, 10y प्लस एक्स। अब बोल रहा है कि अगर 36 घटा दिया जा रहा है तो क्या है, संख्या का जो अंक है वह स्थान बदल जा रहा है। अब यहीं पे लिखिए संख्या अंकों का स्थान बदलने पर, अंकों का स्थान बदलने पर। अब देखिए जब अंक बदल जाएंगे तो दहाई के स्थान पे x आ जाएगा और इकाई के स्थान पे y चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 इंटू एक्स प्लस वाई। तब जो हमारी संख्या हो जाएगी वह संख्या वह इतनी हो जाएगी 10x प्लस वाई। ठीक, अब आपसे बोल क्या रहा है कि यदि संख्या में से 36 घटा दिया जाए, यानी कि 10y प्लस x में से 36 घटा दिया जाए तो हमको क्या मिल जा रहा है, हमको ये संख्या मिल जा रही है 10x प्लस वाई। अब इसी को आगे सॉल्व करिए, तो आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, या इसको ही हम उधर ले जाते हैं तो देखिए 10y प्लस एक्स और माइनस 10x माइनस वाई बराबर 36 को उधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा हमारा 36 के, और ये 10y में से एक y घटेगा तो ये बचेगा कितना, 9y, और ये माइनस 9x बराबर कितना हो गया, 36 के, और 9 से भाग कर दीजिए तो y माइनस एक्स बराबर 4 हो जाएगा। और यहाँ पे हमको पता है कितना, x प्लस वाई बराबर 12 है। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दीजिए, समीकरण 1 धन समीकरण 2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई बराबर 12 है और माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 4 है, ये हमको पता है। तो x में से x घट जाएगा और ये 2y बराबर कितना हो जाएगा, 16 के, और y बराबर कितना हो जाएगा, 8, और x का मान यही इसी समीकरण में रख देंगे पहले में, x का मान कितना आ जाएगा, 4। यानी कि संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, संख्या जो हमारी हो जाएगी वह हो जाएगी, y का मान 8 आया है तो y की जगह 8 रख दीजिए, 10 तो 10 गुणे 8 धन 4, संख्या हमारी हो जाएगी 84, और 84 में से अगर आप 36 घटाते हैं तो आपको मिलता है 48। ठीक, तो इस तरीके से हमारा सोल्यूशन जो है यहाँ पे ये बिल्कुल सही है। हमारी जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 84। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 73 है, 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं 30 रुपए प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितना रुपए खर्च होगा। अब देखिए 3 मीटर व्यास है कुएं का और 14 मीटर गहरा है, तो कुआं कैसा होता है, कुआं इस तरीके से होता है आपका, ये किसके आकार का होता है, सिलेंडर के आकार का, बेलन के आकार का, और व्यास आपको दिया है कितना, 3 मीटर इसका व्यास है। ठीक, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, और गहराई जो है वह किसके बराबर होगी, इसका जैसे हम बेलन में ऊंचाई रखते हैं, h बराबर कितना हो जाएगा, 14 मीटर, और बोल रहा है कि कुआं जो हम खोद रहे हैं वह 30 रुपए प्रति घन मीटर, मतलब 1 घन मीटर अगर मिट्टी निकाला जा रहा है तो उसका लागत जो है वह 30 रुपए है। ठीक, तो अगर हमको पता चल जाए कि कुल कितना मिट्टी हटाना पड़ेगा, ठीक, मतलब कि सीधे सीधे समझिए कि इसका आयतन पता चल जाए कि इसका आयतन कितना है, इसका आयतन, इसमें कितना मिट्टी निकालना पड़ेगा ये पता चल जाए कितने घन मीटर, क्योंकि हमको रेट पता है तो हम खर्च निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसका आयतन निकालते हैं। आयतन क्या होगा, आयतन होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो पाई आर की वैल्यू 3/2, 3/2 का वर्ग यानी 3/2 का 2 बार गुणा गुणे 14, ये हो गया हमारा आयतन, और खर्च जो हो जाएगा वह हो जाएगा आयतन गुणे दर। आयतन है पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7, 3/2 गुणे 3/2 गुणे 14, और दर कितनी है, 30 की है। अब देखिए 7 से काटेंगे 14 को, 2 बार में कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 2 से हम काटें 22 को तो 11 बार में कट जाएगा,
और ये देखिए 11 तिया 33 गुणे 3 त्रिका 9 और 0 90। अब 0 और 9 त्रिक 27 के साथ हासिल लगा 2, 9 त्रिक 27 2 29। कितना आ गया? 2970 रुपए। इतने रुपए खर्च होंगे इस कुएं को खोदने में। ठीक, तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। बस आपको आयतन निकालना था और आयतन जो भी आता है उसमें गुणा कर देते आप 30 रुपए प्रति घन मीटर का, तो आपको खर्च मिल जाता है। ठीक, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 74 है, दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर सम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कुछ नहीं, आपको दो पासे जब फेंके जाते हैं तो क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए सबसे जरूरी चीज मैंने आपको प्रायिकता में पढ़ाया है कि आपको प्रतिदर्श समष्टि पता होना चाहिए। कोई भी एक्सपेरिमेंट, कोई भी प्रयोग हो रहा है तो उसका प्रतिदर्श समष्टि पता होना चाहिए। मतलब कि अगर दो पासे फेंके जा रहे हैं तो क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं ये आपको पता होना चाहिए। देखिए पहले पासे पे एक आ सकता है और दूसरे पे भी एक आ सकता है। अब हम मान रहे हैं कि पहले पासे पे एक आ रहा है तो दूसरे पे एक 2 आ सकता है, दूसरे पे 3 आ सकता है। अब पहले पे हम एक मान के चल रहे हैं कि पहले पासे पे एक आ रहा है तो दूसरे वाले पे एक आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। इसी तरीके से अगर पहले पासे पे 2 आ रहा हो तो दूसरे पे एक आ सकता है, दूसरे पे भी 2 आ सकता है, दूसरे पे 3 आ सकता है और दूसरे पे 4 भी आ सकता है, दूसरे पे 5 भी आ सकता है, दूसरे पे 6 भी आ सकता है। इसी तरीके से अगर पहले पासे पे 3 आ रहा हो तो दूसरे पे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। इसी तरीके से पहले पासे पे अगर 4 आ रहा हो तो दूसरे पे 1 2 3 4 खुद 5 और 6। और अगर पहले पे 5 आ रहा हो तो दूसरे पे 1 2 3 4 और 5 खुद और 6 आ सकता है। इसी तरीके से अगर पहले पे 6 आ रहा हो तो दूसरे पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, ठीक, और 6 भी आ सकता है। अब आप देखिए ये हो गया आपका प्रतिदर्श समष्टि, इसको हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस। ठीक, तो ये 36 घटनाएं घटित हो सकती हैं जब दो पासों को फेंका जाता है। ये 36 घटनाएं यहाँ पे घटित हो सकती हैं। पहले पासे पे एक आते हुए दूसरे पे 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है, दूसरे पासे पे और पहले पासे 2 आते हुए भी 1 से 6 तक आ सकता है, 3 आते हुए भी, 4 आते हुए भी, 5 आते हुए और 6 आते हुए भी। अब आपसे जो पूछ रहा है दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर सम अंक आने के ऊपर आने की घटना। अब देखिए एक और एक आएगा तो ये तो सम अंक है नहीं, एक और दो सम अंक है लेकिन एक नहीं है। अब हमको चाहिए कि दोनों पर सम अंक आए। ठीक, दोनों पे सम अंक आए तो यहाँ तो सब पे एक आ रहा है पहले पासे पे, तो ये तो होगा नहीं। अब यहाँ देखिए 2 और 1 फिर 2 और 2, ये क्या है? सम अंक आने का समुच्चय है। और 3 आ गया तो ये भी सम नहीं रह गया, फिर 2 कामा 6। अब देखिए सब पे 3 आ रहा है तो ये तो सम होने नहीं देगा। इसके बाद देखिए 4 कामा 2, 4 कामा 4, 4 कामा 6। अब 5 आ रहा है तो 5 विषम संख्या है और सब पे 5 आ रहा है तो इस लाइन में कोई नहीं होगा। इसी तरीके से 6 कामा 2, 6 कामा 4 और 6 कामा 6। अब यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, तो ये 9। ये 9 जो हो जाएंगे इसको अलग से आप लिख दीजिएगा और बोल दीजिएगा कि यही समुच्चय है, यही वो घटनाएं हैं। ठीक है, इसको एक अलग समुच्चय दिखा दीजिएगा। इस तरीके से ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कितना? 2 कामा 2, 2 कामा 4, 2 कामा 6 और उसके बाद 4 कामा 2, 4 कामा 4, 4 कामा 6 और 6 कामा 2, 6 कामा 4 और 6 कामा 6। ये 9 घटनाएं जो हैं यही
दोनों पासों पे सम अंक आने का समुच्चय होगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 75 है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान है, इस तरीके से जब सारणी दिया रहता है तो आपको पद बारंबारता और संचयी बारंबारता एक अलग सारणी बना लेना रहता है। अब देखिए लिखिए, पद आपका है 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। बारंबारताएं कितनी है? 3 है, 2 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 1 है, फिर 2 है। और संचयी बारंबारता 2 का, अभी देखिए कोई पद आया नहीं है, अब इसके बाद 2 का 3 पद आ रहा है, तो 3 पद हमको मिल गए। उसके बाद देखिए 4 के 2 पद आए और 3 पद पहले आ चुके हैं, 2 पद और आ रहे हैं, तो 3 धन 2 5 हो जाएगा, और 5 पद पहले आ चुके हैं, फिर 6 के 2 पद आ रहे हैं, तो ये 7, फिर इस तरीके से 4 पद और आए 11, 3 पद और आए 14, 1 पद और आया 15 और 2 पद और आए 17। कुल कितने पद आ गए? यहां जोड़ेंगे तो भी आपको वही मिलेगा, 3 2 5 2 7 4 11, 11 3 14, 1 15, 2 17। ठीक, तो कुल जो संख्या हो गई यहाँ पे n का योग जो हो गया वह कितना हो गया? 17। ठीक, जो आंकड़ों की संख्या है 17 है, जो कि विषम होता है, तो माध्यिका का फॉर्मूला जो होगा विषम वाला लगेगा। माध्यिका का फॉर्मूला विषम के केस में क्या होता है? n धन 1 बटे 2 वें पद का मान। अब n की वैल्यू कितनी है? 17 धन 1 18 बटे 2 यानी कि 9, 9वें पद का मान। अब 9वां पद कहाँ पे है ये देखने के लिए हम क्या करेंगे? संचयी बारंबारता की ये जो सारणी हमने अलग से बनाई है इसका हम प्रयोग करेंगे। देखिए 3 पद यहाँ तक आ चुके हैं, 2 के 3 पद आए, फिर 4 का 2 पद आया, तो चौथा और 5वां पद जो था वो 4 का था। फिर इसके बाद 5वें के बाद 6वां और 7वां पद 6 का आया, ठीक, क्योंकि 2 पद 6 के आ रहे हैं। फिर 7वें के बाद 4 पद जो हैं वह 8 के आ रहे हैं, यानी कि 8वां 9वां 10वां 11वां। तो हमको कौन सा पद चाहिए? 9वां पद, जो कि हमको यहीं मिल जाएगा। ठीक है, 9वां पद कहाँ पे मिल जाएगा? 9वां पद 8 का मिलेगा, ये है हमारे। ये थोड़ा टेढ़ा लिखा गया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब ये जो है 8 का होगा 9वां पद, तो यहाँ पे माध्यिका का मान क्या हो जाएगा? 9वें पद का मान 8 है, तो 8 जो हो जाएगी यही हमारी माध्यिका हो जाएगी 8। ठीक, तो इस तरीके से आसानी से इसको आप समझ गए। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 76 है, एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज ABC में tan A बराबर 4/3 है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। वैसे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आपकी सर्वसमीका होती है, इसका मान हमेशा क्या होता है? 1 होता है, लेकिन यहाँ पे आपको निकालने को बोल दिया है, तो निकाल लीजिए। और आपको मान दिया गया है tan A का मान कितना दिया गया है? 4/3। अब tan क्या होता है? tan होता है हमारा लंब बटे आधार, जो कि है 4/3। तो एक त्रिभुज यहीं पे बना लीजिए, समकोण त्रिभुज, जिसका जो लंब हो जाएगा 4 हो जाएगा, आधार 3 हो जाएगा, और कर्ण की वैल्यू निकालेंगे तो √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कर्ण का जो मान आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहां से अगर साइन ए बराबर लिखना चाहें तो साइन ए क्या होता है? साइन ए हमारा होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब है हमारा 4 और बटे कर्ण 5। और कॉस ए बराबर लिखना चाहें तो ये होता है हमारा आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 3 है, और बटे कर्ण 5। ये हमको मिल गया साइन ए और कॉस ए की वैल्यू। अब हमको वैल्यू किसका निकालना है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का जो मान हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए यानी कि 4/5 का होल स्क्वायर, और प्लस कॉस स्क्वायर ए यानी कि 3/5 का
होल स्क्वायर, हम दोनों वैल्यूज हमने पुट कर दिया। ये हो गया 16/25 और ये हो गया 9/25। अब देखिए 25 हर हो गया और 16 और 9 को जोड़ेंगे तो भी 25 आ जाएगा। 25/25 कट जाएगा, मान कितना आ जाएगा 1, यानी कि वैल्यू इसकी कितनी आ गई 1। यही हमको निकाल के बताना था। ठीक, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 77 है। 550 घन सेमी लोहे का एक बेलनाकार सरिया बनाया जाता है। यदि सरिये का व्यास 1 सेमी हो तो सरिये की लंबाई ज्ञात करो। अब सरिया लोहे का आपने देखा होगा इस तरीके से, ये लोहे का सरिया लगभग आपका होता है। अब बोल रहा है कि हमारे पास जो लोहे की मात्रा है, लोहे का वॉल्यूम आयतन आपको दिया गया है कि 550 घन सेमी लोहा है। इसी लोहे से क्या बनाया जा रहा है, एक बेलनाकार सरिया बनाया जा रहा है। यदि सरिये का व्यास जो है 1 सेंटीमीटर हो, सरिये का व्यास हमको दे दिया तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1/2 सेंटीमीटर। सरिये की लंबाई आपसे पूछ रहा है, जो कि हम सरिया किस तरीके का होता है, बेलनाकार होता है और बेलन में हम लोग हाइट का प्रयोग करते हैं, तो यच जो है हमको निकालना है। ठीक, इस तरीके से तो ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम बराबर, इसका वॉल्यूम कितना होता है πr² इंटू एच, जो कि हमको दिया गया है। वॉल्यूम कितने लोहे से बनाना है 550 घन सेमी से, तो आयतन की जगह 550 आ जाएगा और पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 का 2 बार गुणा इंटू एच। अब एच का मान अगर हम लोग निकालना चाहें तो एच का मान हो जाएगा 550 गुणे 7 गुणे 2, जो इधर बटे में है उधर गुणे में जाएंगे और इधर 22। अब इसके बाद 2 से 22 को काटेंगे 11 बार में कट जाएगा और 11 से 55 को काटेंगे 5 बार में कट जाएगा। ठीक, ये हर जो है वो आपका खत्म हो गया और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, ये 50 है गुणे 7 और 2 14 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका कितना 700 सेंटीमीटर। इसकी जो लंबाई आ जाएगी कितनी आ जाएगी 700 सेंटीमीटर, यानी कि 700 सेंटीमीटर लंबा जो है आपका ये सरिया बनेगा। ठीक, तो इस तरीके से बहुत ही आसान था, बस आपको आयतन बराबर आयतन के करना था, बहुत ही आसानी से आप निकाल लेते। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 78 है। एक टोकरी में 1250 फूल हैं। यदि एक व्यक्ति किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने की उस नगर में मंदिर हैं, यदि उसके कुल 8 टोकरी फूल यदि उसने कुल 8 टोकरी फूल चढ़ाए तो बताइए कि उस नगर में कुल कितने मंदिर हैं। अब बोल रहा है कि एक टोकरी में 1250 फूल आते हैं और एक व्यक्ति क्या कर रहा है कि उस नगर में, उस शहर में जितने मंदिर हैं सभी मंदिरों में फूल चढ़ा रहा है और उतने ही फूल चढ़ा रहा है जितने उस नगर में मंदिर हैं। अब समझिए कि मान लेते हैं कि एक शहर में 12 मंदिर हैं कुल, तो एक व्यक्ति क्या कर रहा है कि 12 फूल जो है वो 12 मंदिर में चढ़ा रहा है। यही इस प्रश्न में कह रहा है। 12 ये संख्या फिक्स नहीं है, बस आपको बता दिया है कि वो एक टोकरी का प्रयोग कर रहा है। ठीक, एक टोकरी में फूल की संख्या आपको दिया गया है, एक टोकरी में फूल की जो संख्या है वह 1250 है और वह कुल 8 टोकरी जो है फूल चढ़ाता है। क्या बोल रहा है कि कुल 8 टोकरी फूल चढ़ाता है, तो 8 टोकरी में फूल की संख्या क्या हो जाएगी 1250 गुणे 8 कर लीजिए, कितना आ जाएगा 0 और 8 × 5 = 40 के 0 हासिल लगा 4, 8 दूनी 16, 4 20 हासिल लगा 2, 8 × 9 8 और 2 10, 10,000 फूल वह कुल चढ़ा देता है। अब बोल रहा है कि 10,000 फूल वह चढ़ा रहा है और एक मंदिर में मान लेते हैं कि माना एक मंदिर में x फूल चढ़ा रहा है, x फूल चढ़ा रहा है, तो नगर में मंदिरों
की संख्या कितनी हो जाएगी, वो भी x होगी, क्योंकि यहाँ कहा है कि अगर x फूल चढ़ा रहा है तो x मंदिरों की संख्या भी है। ठीक, तो अब यहीं पे अगर बोला जाए कुल फूलों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, फूलों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, फूलों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, मंदिरों की संख्या गुणे एक मंदिर में चढ़ाए गए फूल की संख्या। और कुल फूलों की संख्या हमको पता है कितनी है, 10,000 है। 10,000 बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये 10,000 कितना होता है, 100 गुणे 100 होता है, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 100। यानी कि उस नगर में कुल कितने मंदिर हैं, 100 मंदिर हैं। ठीक, ये आसानी से आपने निकाल लिया बिल्कुल। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 79 है, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है तथा उसका आयतन 9 पाई घन सेमी है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करो। एक बोल रहा है लंबवृत्तीय शंकु की बात की जा रही है यहाँ पे, और उसके आधार की जो त्रिज्या है, शंकु की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है। यानी कि यहाँ पे एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई जो है उसके आधार की त्रिज्या h बराबर r है, ये बोला गया। और उसका आयतन जो है वॉल्यूम वह कितना है, 9 पाई घन सेमी है। तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करो, शंकु की ऊंचाई आपको निकालना है। अब देखिए शंकु का जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, वह कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है आपका आयतन का फॉर्मूला। अब यहाँ पे आयतन का मान आपको दिया गया है 9 पाई, वो रख दीजिए 1/3 पाई, और आर एच के बराबर है। ठीक, तो आर की जगह लिख सकते हैं एच का स्क्वायर, और इंटू एच की जगह एच रखिए, क्योंकि एच का मान हमको ऊंचाई ही ज्ञात करना है। ये 3 इधर आ जाएगा, तो 9 पाई इंटू 3 और बटे पाई हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर इंटू एच क्यूब हो जाएगा। पाई से पाई कट जाएगा, 9 गुणे 3 बचेगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं एच क्यूब बराबर 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3, और गुणे 3 है ही, तो एच बराबर कितना आ जाएगा 3 के, एच क्यूब बराबर 3 का क्यूब, और एच बराबर 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। एच का जो मान आ जाएगा, यानी कि शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 80 है, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेमी और त्रिज्या 6 सेमी है, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए आपको शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल का वैल्यू जो दिया गया है 10 दिया गया है, और त्रिज्या आर जो है वह आपको कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। ठीक, और शंकु का आयतन निकालना है, तो शंकु का आयतन का जो फॉर्मूला होता है अभी आपने देखा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें हमको चाहिए एच का मान चाहिए, एच ये होती है लंबवत ऊंचाई, तो ये आपका यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लग जाता है। तो यहाँ पे जो कर्ण है एल का स्क्वायर, ये बराबर हो जाता है एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर आधार। तो एल का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, एच का स्क्वायर हमको निकालना है, एच का मान, और ये 36, 6 का स्क्वायर, एच का स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस 36 यानी कि 64, और एच बराबर कितना हो जाएगा 8, एच का मान आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वैल्यूज रख दीजिए शंकु का आयतन निकालने के लिए, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपकी कितनी है 6 का स्क्वायर, तो 6 गुणे 6, और एच का मान है 8। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए 3 से 6 को काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, और v बराबर हो जाएगा 22 का गुणा 2 में कर दीजिए, हो जाएगा 44, और फिर 8 छक 48/7। अब गुणा कर लीजिए, 48 में गुणा कर दीजिए 44 का, तो 4 अट्ठे 32, और 3 और 4 चौक 16, और 3 19, और फिर 4 से गुणा होगा तो यही आएगा 192, और 2, और ये हो जाएगा आपका 11, 10, 11 और 2, ये हो गया आपका 21 और 12/7। अब इतना आ रहा है, 7 से भाग कर लीजिए, 7 त्रिक 21, और फिर इसके बाद आपका भाग नहीं जा रहा है 1 में, 0,
और 7 एकम 7 और बचा कितना 5 और 7 सत्ते 49, 101.7 और फिर एक बार जाएगा तो 101.71 सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम कितना आ गया 301.71 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका मान आ गया। तो इस तरीके से ये आपकी वैल्यू हो गई, वॉल्यूम कितना हो गया 301.71 सेंटीमीटर क्यूब। यही शंकु का आयतन, आपको वॉल्यूम निकालना था। अब यहां तक आपके सभी प्रश्न जो हो गए लघुत्तरीय के वो समाप्त हो गए। और इस तरीके से आपका जो राजन सीरीज है, ये पूरा राजन सीरीज जो है आपका, यह पूरा खत्म हो जाता है। यहाँ पे पूरा राजन सीरीज आपने कंप्लीट कर लिया, आप बहुत ही बधाई के पात्र हैं। ठीक है, और अब आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, कितना आप प्रश्न को सॉल्व कर पा रहे हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करना है आपको सभी ग्रुपों में, सभी मित्रों, जितने आपके खास मित्र हैं सभी तक शेयर करिए इस क्लास को, ताकि सभी लोग इसी तरीके से बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी कर पाए। ठीक है, तो सभी ग्रुपों में क्लास जानी चाहिए, आपके द्वारा ही आपको ही भेजना है, तुरंत भेज दीजिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर क्या रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी विषयों का लिंक दिया गया है, सभी विषयों को पढ़िए। अगर आप चाहते हैं पवन सीरीज को भी मैं इसी तरीके से सॉल्व कराऊं तो वो कमेंट करके बताइए लघुत्तरीय प्रश्नों को। और आपने कर लिया है कि नहीं पवन सीरीज, ये भी कमेंट करके मुझे बताइए। देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, ऐप का नाम है अस्तित्व अकेडमी, जिसको आप डाउनलोड करिए। वहां पे आपको 4th सेमेस्टर का कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आपको चैप्टर वाइज सभी क्लासेस मिल जाएंगी और टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, राजन पवन सीरीज का सोल्यूशन मिल जाएगा, उसका पीडीएफ मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ मिल जाएगा प्रिंट करने के लिए, और टेस्ट सीरीज मिल जाएगा आपको हर एक चैप्टर के बाद टेस्ट देने के लिए। ठीक है, और कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो नंबर दिया गया है, नंबर पे आप कांटेक्ट करिए और कॉल करिए, मैसेज करिए, कैसे भी आप अपने डाउट को क्लियर करिए। अब हम लोग मिलेंगे आगे क्लासेस में, ऐसे ही आप बने रहिए, चैनल से पढ़ते रहिए, चैनल पे विजिट करके पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।